हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्कूल फर्स्ट ग्रेड लेक्चर का जो सिलेबस में इंडियन पॉलिटी दी हुई है उसके हम PYQs करेंगे जो जो अब तक एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो 1 बाय 1 हम एक एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। पहला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लिखित है? आंसर है इसका चौथी अनुसूची। और एक्सप्लेनेशन में है अनुसूचियाँ, तो हमें ये अनुसूचियों के बारे में अच्छे से याद रखना है। पहली अनुसूची, उसमें राज्य व संघराज्य क्षेत्र का वर्णन है। दूसरी अनुसूची, उसमें मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते हैं। तीसरी अनुसूची, व्यवस्थापिका सदस्य, मंत्री, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और न्यायाधीशों आदि के लिए शपथ लिए जाने वाले प्रतिज्ञान का स्वरूप है। तो आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं। पहली अनुसूची में संघराज्य क्षेत्र का वर्णन, दूसरी में वेतन भत्ते, तीसरी में शपथ, चौथी अनुसूची में अभी अभी जो क्वेश्चन पढ़ा है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों से संबंधित उपबंध, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के विषय में उपबंध, सातवीं अनुसूची में विषयों से संबंधित संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची, आठवीं अनुसूची 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया है। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं हैं। आप मेरे हिसाब से आप ये कोशिश करें कि आपको याद रह पाएँ, तो याद करने की कोशिश करते हैं। 14 भाषाएं असमिया है, बांग्ला है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, मलयालम है, मराठी है, उड़िया है, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू थी। सिंधी को 1967 में व कोंकणी, नेपाली एवं मणिपुरी को 1992 में तथा मैथिली, बोंडी, डोगरी व संथाली को 2004 में शामिल किया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है अनुसूची जो 8वीं है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिनमें से मुख्य रूप से 14 भाषाएं हैं। कोशिश करना है हमें याद रख पाएँ। असमिया है, बांग्ला है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, मलयालम है, मराठी है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत, तमिल, तेलुगु व उर्दू। सिंधी को 1967 में हम इसको याद कर लेंगे। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी ये 3 हैं, इनको 1992 में। मैथिली, बोंडी, डोगरी व संथाली ये 4 हैं, इनको 2004 में। सबसे पहले तो 1964, 1992 और 2004। फिर याद रखना है इसमें 1, फिर इसमें 3 और इसमें 4 शामिल किया गया है। नवी अनुसूची भूमि सुधार संबंधी अधिनियम, यह प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई नवी अनुसूची। ध्यान रखना है, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये खास बात है। इसी कारण वर्तमान में इस अनुसूची में संविधान की मूल भावना के विपरीत अधिनियम डाल दिए गए हैं। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन संबंधी नियम आता रहता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका अधिनियम दिए हुए हैं। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद रखना है, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता देने के संबंध में कौन सा कथन सही है? संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता देने के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आंसर है इसका केवल 1, 2, 3, यानी तीनों ही सही हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ है जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ हो, जिनके माता पिता में से कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र में पैदा हुआ हो, और प्रत्येक व्यक्ति की अभिव्यक्ति में कैदी और सशस्त्र बलों के सदस्य शामिल हैं, जैसा कि भारत के संविधान के अन्य प्रावधानों द्वारा आवश्यक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया। ये आपको याद रखना है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो अनुच्छेद 5 से 11 तक में वर्णित है, तो ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आ सकता है कि नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो याद रखना है अनुच्छेद 5 से 11 तक है, में से अनुच्छेद 5 से 9 तक को तुरंत लागू कर दिया गया। अधिभाष डोमिसाइल द्वारा नागरिकता अनुच्छेद 5 में, प्रव्रजन से नागरिकता यानी इसका मीनिंग है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वालों की नागरिकता अनुच्छेद 6 और भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वालों की नागरिकता अनुच्छेद 7 में।
और नंबर 3 है रजिस्ट्रीकरण से नागरिकता, ये अनुच्छेद 8 में दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से किन राज्यों का संबंध संविधान के अनुच्छेद 371 से है? तो आंसर है इसका आंसर महाराष्ट्र एवं गुजरात। अनुच्छेद 371 संविधान का अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के लिए है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये महाराष्ट्र और गुजरात। इसके मुताबिक इन राज्यों के राज्यपाल की यह जिम्मेदारी है कि महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए और गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके के लिए अलग विकास बोर्ड बनाए जाएंगे। तो याद रखना है आपको कि अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित है, जहाँ के अपने नरेंद्र मोदी हैं गुजरात के, और इनके मुताबिक इन राज्यों के राज्यपाल की यह जिम्मेदारी है, मतलब स्पेशल क्या है इसमें ये है कि यहाँ के राज्यपाल की जिम्मेदारी है कि महाराष्ट्र का विदर्भ, मराठवाड़ा और जो बाकी का महाराष्ट्र है उसके लिए और गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ के जो इलाके हैं उनके अलग विकास बोर्ड बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस या किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग, नागरिकों, लोग एवं नागरिकों दोनों, ना तो लोग ना ही नागरिकों। आंसर है, ध्यान रखना है आपको, लोग एवं नागरिकों दोनों। प्रस्तावना प्रियम्बल, इंग्लिश में बोलते हैं प्रियम्बल। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पे ये उद्देशिका का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जब यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया लोग एवं नागरिकों, देखो आपने इसमें देखा हम भारत के लोग और इसमें नागरिकों दोनों ही शब्द इसमें यूज किए गए हैं, तो ये रहा नागरिकों को। तो आपको ध्यान रखना, और भी कुछ पूछा जा सकता है जैसे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, याद रखना है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। तो 4 वर्ड हो गए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इनका क्रम भी पूछा जा सकता है, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। तो आप नंबर लिख लीजिए, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। उसके अलावा बनाने के लिए एवं समस्त नागरिकों को, तो ध्यान रखना है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो कितने तरीके के न्याय हैं? 3 तरीके के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उसके अलावा जो स्वतंत्रता है वो कितने तरीके की है? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। तो ये कितने हो गए? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये हो गए 5, ठीक है। और समता कितने प्रकार की? प्रतिष्ठा और अवसर की, तो ये हो गए 2। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हो सकता है इस तरीके का क्वेश्चन दे, तो ये तो आपको इसका एक ही तरीका है याद करने का, इसको पेपर पे लिखिए और सामने अपने जहाँ टेबल पे आप पढ़ते हो वहाँ चिपका दीजिए। जितनी बार आपकी नज़र जाएगी वो वर्ड्स आपके माइंड में रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये भी लाइन याद रखनी है आपको कि दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, और ये भी याद रखना है मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो देखिए इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एक गणराज्य है क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। गणराज्य से तात्पर्य है कि भारत में राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुगत। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। आगे हम इसके एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना है। भारतीय संविधान का संवैधानिक कानूनी सलाहकार BN राव बेनेगल नरसिंह राव को नियुक्त किया गया। फुल इसका नाम याद रखना है, प्रॉपर BN राव पढ़ते आ रहे हैं, बेनेगल नरसिंह राव को नियुक्त किया गया संवैधानिक सलाहकार के लिए। और BN राव के द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा के द्वारा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो आपको डेट याद रखनी है कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन
किया गया और 30 अगस्त 1947 को अपनी पहली बैठक में प्रारूप समिति ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना पहला अध्यक्ष चुना। इसमें कुल 7 सदस्य थे, तो ये भी आपको याद रखना है कितने सदस्य थे इसमें प्रारूप समिति में। अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्रा। थोड़े समय के बाद ये हट गए और इनके स्थान पर एन माधवराव सदस्य बने। डी पी खेतान, इनकी आकस्मिक मृत्यु होने के कारण टी कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। तो देखिए आपको ध्यान रखना है इन 7 सदस्यों में जो अध्यक्ष थे वो बी आर अम्बेडकर थे और बी एल मित्रा कुछ समय के बाद हट गए थे जिनकी जगह पर एन माधवराव आए थे। तो सदस्यों में देखो बी एल मित्रा को भी काउंट किया जाएगा और एन माधवराव को भी काउंट किया जाएगा। उसके बाद में आकस्मिक मृत्यु किनकी हुई, डी पी खेतान की, उनकी जगह टी कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। इस समिति के द्वारा ही संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप से तैयार करके 21 फरवरी 1948 को पहली बार संविधान का प्रारूप प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को प्रारूप पर चर्चा करने तथा संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने कार्यों के निष्पादन में किसे स्वयं विवेक के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है? तो आंसर है इसका राज्यपाल को। भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद 160, 163, 200 राज्यपाल को स्वयं विवेकीय शक्ति के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। उसे संविधान द्वारा कोई विवेकीय शक्तियां नहीं दी गई हैं। हालांकि व्यवहार में उसे कुछ परिस्थितियों यथा प्रधानमंत्री की मृत्यु के उपरांत नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए, लोकसभा में बहुमत खो चुकी सरकार की सलाह मानना या ना मानना, या किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं होने पर भी राष्ट्रपति द्वारा अपने विवेक से किसी दल को सरकार बनाने हेतु आमंत्रित करना एवं विधेयक को पुनर्विचार हेतु भेजना इत्यादि स्वयं विवेकीय शक्तियां प्राप्त हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें इसके माध्यम से एक्सप्लेनेशन में ये भी बता दिया गया है कि राष्ट्रपति की स्वयं विवेकीय शक्तियां कौन सी हैं। तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति की व्यवहारिक रूप से जो स्वयं विवेकी शक्तियाँ हैं वो किन किन परिस्थितियों में उसे मिलती हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री की मृत्यु के उपरांत नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए, लोकसभा में बहुमत खो चुकी सरकार की सलाह मानना या ना मानने के लिए, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं होने पर भी राष्ट्रपति के द्वारा अपने विवेक से किसी दल को सरकार बनाने हेतु आमंत्रित करने में, एवं विधेयक को पुनर्विचार हेतु भेजने, इन सभी कार्यों में स्वयं विवेकीय शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। और ये अनुच्छेद भी आपको याद रखना है कि राज्यपाल को जो स्वयं विवेकीय शक्ति दी गई है वो किन अनुच्छेद में दी गई है, अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 163, 2 और 200 के अंतर्गत दी गई है। तो इसको वीवीआई क्वेश्चन में हम काउंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस संवैधानिक संशोधन ने नव पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की? तो आपको ध्यान रखना है किस संवैधानिक संशोधन ने नव पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की। आंसर है इसका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ये भी ध्यान रखना है कि 73वां 1992 है, द्वारा संविधान में नया भाग 9 तथा एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं जिसमें 29 विषय हैं तथा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नया भाग 9 के एवं 12वीं अनुसूची जोड़कर शहरी स्थानीय निकाय 18 विषय हैं जिसमें उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो देखिए इसमें हमें मेन रूप से 2 चीज़ें याद रखनी है कि 73वां संविधान संशोधन है, 1992 सन है उसका, संविधान का नया भाग 9 है और 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें 11वीं अनुसूची में तो पंचायती राज संस्था जोड़ी गई हैं और 12वीं अनुसूची के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। और स्पेशली हमें ध्यान रखना है कि जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है पंचायती राज संस्था उसमें 29 विषय हैं और जो शहरी स्थानीय निकाय हैं उनमें 18 विषयों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 को किसने संविधान की अंतरात्मा कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 33, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, क्योंकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के लिए प्रभावी कार्यविधियां प्रतिपादित करता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार भारत है राज्यों का संघ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ द स्टेट कहा गया है। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखना है। भारतीय संविधान में भारत को क्या गया है, राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ द स्टेट। इसमें संघ फेडरेशन शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। हमारे देश को संविधान में इंडिया अर्थात भारत कहकर संबोधित किया गया है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 1(1), ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित में दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग्स जो बोलते हैं वो है, संवैधानिक प्रावधान एक तरफ दिए गए हैं और स्रोत हैं वो एक साइड हैं। तो देखिए, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मंत्रिमंडलीय सरकार और केंद्र राज्य संबंध। तो स्पेशली ये दिया गया है तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये मौलिक अधिकार हमें कहाँ, आंसर है इसका 4 3 1 2। हम अभी निशान लगा लेते हैं, 4 3 1 और 2। तो ध्यान रखिए, मौलिक अधिकार वो अमेरिकी अधिकार पत्र से लिए गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो आयरिश संविधान से लिए गए हैं, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है और केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं। एक दिन मैं किसी दिन टाइम निकाल करके इनको याद करने का एक ट्रिक है वो मैं आपको बताऊंगी। भारतीय संविधान की विशेषताएं जो अन्य देशों के संविधान से ग्रहण की गई हैं निम्नलिखित हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका का ढांचा, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियाँ, ये सभी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, संसदीय शासन, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, परमाधिकार, रिटें, द्विसदनवाद, विधि निर्माण प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति, इकहरी नागरिकता, विधि का शासन। ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है और फिर कई बार होता है इतना इजी आ जाता है, हम पढ़कर नहीं जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं और ऐसा हो जाता है, वहाँ गलत हो जाता है, फिर हमें लगता है कि काश कि हम पढ़कर आते। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। मुझे लगता है इनमें से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट, आयरलैंड, नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना की भाषा ली गई ऑस्ट्रेलिया से, समवर्ती सूची, केंद्र और राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन, अमेरिका से मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्याय पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उच्चतम व उच्च न्यायालयों को हटाने की विधि, वित्तीय आपात और हम भारत के लोग, ये सभी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। रूस, मूल कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श, कनाडा से संघीय व्यवस्था ली गई है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। अवशिष्ट शक्तियां भी कनाडा से ली गई हैं। 7वीं अनुसूची की सूचियां, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, ये सभी कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। दक्षिणी अफ्रीका से संशोधन प्रक्रिया, ये कई बार आया है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जर्मनी से आपातकालीन उपबंध, ये भी कई बार आया हुआ है। फ्रांस से गणतंत्र, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श और जापान से कानून द्वारा स्थापित शब्दावली। देखिए, ये थोड़ा सा सुनने में अभी टफ लग रहा है लेकिन आपको ये बार बार करना पड़ेगा क्योंकि देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से हर बार सिर्फ फर्स्ट ग्रेड से ही नहीं, आप सेकंड ग्रेड ले लो, रीट ले लो, और भी जितनी सारी भी अपने राजस्थान की एग्जाम्स होती हैं आरपीएससी की, वो सभी में ये वाला इम्पॉर्टेंट पार्ट ही रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? आंसर है इसका, देखिए, ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में आया। और देखिए, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं और आ जाए तो हमको लगता है कि अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, हो सकता है आ जाए ये, कि मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है। भारतीय संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही हस्तलिखित थी। तो ध्यान रखना है किस किस भाषा में, हिंदी में और इंग्लिश में। इसमें टाइपिंग या प्रिंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। दोनों ही भाषाओं में संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हिंदी इंग्लिश में हाथ से इसे लिखा है, ना कि टाइपिंग या प्रिंटिंग की गई है। रायजादा का खानदानी पेशा कैलीग्राफी का था। उन्होंने नंबर 303 से 254 पेन होल्डर निब का इस्तेमाल कर
ये भी ध्यान रखना है। नंबर क्या था? 303 से 254 पेन होल्डर निव, 303 से 254 पेन होल्डर निव का। संविधान के हर पेज को बेहद खूबसूरत इटैलिक लिखावट में लिखा गया है। ये भी ध्यान रखना है किस तरीके की लिखावट है? इटैलिक। हम कई बार कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो उसमें सेलेक्ट करवाते हैं तो इटालियन लैंग्वेज में लिखते हैं, उसी तरीके का, काफ़ी खूबसूरत लगती है वो। इसे जो कर्सिव राइटिंग में लिखी हुई इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई वो बच्चे अच्छे से जानते हैं इसे लिखने में उन्हें 6 महीने लगे थे। ध्यान रखना है कितना टाइम लिया? 6 मंथ। भारतीय संविधान के हर पेज को चित्रों से आचार्य नंदलाल बोस ने सजाया है। अब देखिए, जैसे एक क्वेश्चन ये दे दिया कि हस्तलिखित किसके द्वारा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। और फिर अगला कभी क्वेश्चन हो सकता है आ जाए कि इसके पेज पर जो चित्र हैं वो किसके द्वारा मतलब सजाए गए हैं, किसके द्वारा हैं? तो वो है आचार्य नंदलाल बोस। ठीक है। तथा हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया, बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया। अब देखिए, आपको एक ट्रिक बताती हूँ इसमें। इससे रिलेटेड इसमें 3 नाम दिए हुए हैं, 3 या 4। ठीक है। तो आप देखो, सारे भगवान से रिलेटेड है। पहला प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है। सबसे बड़े भगवान होते हैं, हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। सबसे मेन काम किया लिखने का, तो उसमें हमने देखा प्रेम बिहारी, हमारे कृष्ण कन्हैया का नाम भी बिहारी जी बोलते हैं उनको, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा मतलब ब्रॉड नेम, ब्रॉड काम। ठीक है। सेकंड इसमें बताया उन्होंने पिक्चर्स किसके द्वारा, तो देखिए नंदलाल भी उन्हीं को बोला जाता है, तो आचार्य नंदलाल बोस ने वो काम किया। एक ट्रिक है। और हिंदी संस्करण का सुलेखन मतलब उसको और सुंदर तरीके से हिंदी संस्करण का सुलेखन जो किया वो देखिए बसंत और कृष्ण, आ गया ना नाम, बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा। और इसके अलावा इसके प्रस्तावना पेज को सजाने का काम, यानी सबसे पहला जो प्रस्तावना का जो पेज आता है वो भी भगवान के द्वारा राम मनोहर सिन्हा ने किया है। मनोहर कृष्ण का नाम है, राम यानी कृष्ण और राम दोनों मिलकर के ये काम किया है। इंपॉर्टेंट। तो एक सिंपल सी ट्रिक है, 4 नाम बताए गए हैं। सबसे ब्रॉड काम जिन्होंने किया मेन लिखने का, एक ट्रिक है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। सेकंड जो किया चित्र उसमें वो है आचार्य नंदलाल बोस के द्वारा। और हिंदी संस्करण का जो सुलेखन किया है वो हमारे प्यारे से बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा। कृष्ण कन्हैया को जैसे हम एक लाड़ के उसमें देखते हैं इमेज में, उस तरीके से। और प्रस्तावना जो पेज है उसको सजाने का काम राम मनोहर सिन्हा ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, मैं इसलिए इस तरीके की ट्रिक बता रही हूँ क्योंकि जनरली हम इस तरीके से अपने माइंड में वो चीज़ पिक्चर क्रिएट करते हैं तो हमें याद रह जाती हैं। इसको प्लीज़ कोई अदरवाइज ना ले कि कुछ मैं एक्स्ट्रा ही उसको एलोबरेट कर रही हूँ। ओके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है? आंसर है अखंडता। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम आया हुआ है कि कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है? अखंडता। संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। ध्यातव्य है कि मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता और पंथनिरपेक्ष शब्द नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। कई बार 42वें संविधान संशोधन तो हम याद रख लेते हैं लेकिन 1976, 1978 करके हमें कंफ्यूज कर देते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो याद रह गया कि प्रस्तावना में एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। 4 चीज़ें हो गई हैं, प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। और ध्यातव्य है कि मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता और पंथनिरपेक्ष शब्द पहले नहीं थे। उनको कब जोड़ा गया? समाजवादी, अखंडता और पंथनिरपेक्ष को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित हम भारत के लोग संविधान की निम्नांकित विशेषता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त प्रभुत्व संपन्न शब्द का तात्पर्य है कि भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है और प्रभुत्व संपन्नता भारत की जनता में निहित है। ओके।
इसका फिर से पढ़ते हैं हम कि उद्देशिका में प्रयुक्त प्रभुता संपन्न का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, गुलाम नहीं है, और प्रभुत्व संपन्नता भारत की जनता में निहित है। ठीक है। भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर, बहुत आगे है। यह किसने कहा है? ये 2022 संस्कृत डिपार्टमेंट में स्कूल लेक्चर में ही आया है। तो आंसर है आइवर जेनिंग्स। रिपीटेड हो जाते हैं कई बार क्वेश्चन, तो देख बहुत लंबा, बहुत कठोर और बहुत आगे है। आइवर जेनिंग्स ने कहा। कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है? यह सबसे विशाल है, बिल्कुल है। यह लचीला है, बिल्कुल है। इसमें अनेक देशों के संविधान से प्रावधानों को लिया गया है, बिल्कुल लिया गया है। उपर्युक्त सभी। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, जबकि अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद ही हैं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है, सबसे बड़ा भी है, लिखित भी है, और यहाँ संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की गई है। भारतीय संविधान की प्रकृति नमनीय एवं कठोर है, दोनों ही तरीके की है। निम्न में से, तभी तो लचीला कहा गया है उसे, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता स्वरूप से सच्चे तौर पर संघात्मक नहीं है? आंसर है एकीकृत न्यायपालिका, क्योंकि ये संघात्मक व्यवस्था का नहीं है। इस तरीके से ये वाला पॉइंट है जो न्यायिक पुनरावलोकन है, लिखित संविधान है, शासकीय शक्तियों का विवरण है। भारतीय संविधान के वे तत्व जो शासन व्यवस्था को संघात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं, सुन लीजिए, यह याद रखना है आपको। किन के द्वारा हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान है जो शासन व्यवस्था है वो संघात्मक है? एक तो नंबर 1 लिखित है, निर्मित है, कठोर संविधान है। नंबर 1 संविधान की सर्वोच्चता है इसके अंदर। नंबर 3 शक्तियों का विभाजन है, और नंबर 4 न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। किंतु इसमें कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिससे इसका झुकाव एकात्मक शासन की ओर स्पष्ट होता है, जैसे गहरी नागरिकता। तो देखिए क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, जैसे ये दिया ना, कौन से विशेषण के आधार पे हमें पता चलता है कि ये संघात्मक नहीं है। तो हमने देखा एकीकृत न्यायपालिका से कहाँ पता चल रहा है संघात्मक, क्योंकि एकीकृत जो न्यायपालिका है वो तो एकात्मक शासन की ओर झुकाव को दिखाती है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि निम्न में से एकात्मक शासन की विशेषता है, तो ये पता चल जाएगा। इकहरी नागरिकता, इकहरी एकात्मक, इकहरी न्यायपालिका एकात्मक, अखिल भारतीय सेवाएं एकात्मक, ये भी दिया हुआ है, ये याद रखना है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी एकात्मक शासन की ओर बताती है। भाई अलग अलग राज्य में अलग अलग राज्यपाल हो गए ना, और संसद द्वारा राज्यों के नाम, बिल्कुल अलग अलग क्षेत्र एवं सीमाओं में परिवर्तन आदि, ये सभी एकात्मक शासन की ओर स्पष्ट होता है। तो आज हमने सारे वो PYQs किए दिशा 2020 में से जो कि हमारे स्कूल लेक्चर एग्जाम्स में आए हुए हैं। इसके आधार पे एक तो आपको पता चला कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, तो आप उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस में वो इंडियन एग्जीक्यूटिव, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।